नमस्कार। जज्बात के बहुत सागर में आप सबका एक बार मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्षमा करिएगा, इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से आज कुछ डिस्टरबेंस हो गया प्रोग्राम शुरू करने में, और उम्मीद है कि अब सब कुछ अच्छी तरह से सुनाई दे रहा होगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आज विजयादशमी के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विजयादशमी यानी दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आज के दिन राजा रामचंद्र जी ने, जो हमारे लिए आज ईश्वर बन चुके हैं, उन्होंने रावण को मार करके बुराई पर विजय प्राप्त की थी। तो दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज चूंकि त्यौहार का दिन है तो मैं ज़्यादा वक्त न लेकर के सीधे अपनी कहानी पर आती हूँ। कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान। मैं अपनी कहानी पढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। माँ की ममता की कोई मिसाल नहीं है। माँ का दिल अथाह सागर है ममता का, जो कि अपने बच्चों की हजारों गलतियों को अपने हृदय तल में मोती की तरह छिपा कर रखती है। माँ के हृदय से यदि अपने बच्चों के लिए कुछ निकलता है तो वह होता है सिर्फ दुआ। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए माँ अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार बैठी होती है, और बदले में चाहती क्या है? कुछ भी नहीं। कभी अपनी माँ की ममता का मोल चुकाने के लिए किसी बेटे ने भाव विभोर होकर अगर उससे पूछा होगा कि बोलो ना माँ, क्या लाकर दूं तुम्हें, तो भला कौन सी सूची थमाई होगी माँ ने? हीरे का हार, जड़ाऊ कंगन, रंग बिरंगी साड़ियाँ, कुछ भी तो नहीं। हर माँ की सूची बड़ी सामान्य सी होती है। मेरे लाल, तेरे नाम की ज्योति से यह जहां रोशन हो, तू जहां कदम रखे वहां फूलों की वर्षा हो, तू तो मेरी आंचल का चांद है, तू मेरी झोली में पूरी जहान है। अब बता मेरे लाल, और मुझे चाहिए ही क्या? कोई माँ अपने बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखती है। बस एक अनकही सी ख्वाहिश छुपा कर रखती है वह अपने दिल में, कि जब मैं चल न सकूं तो मेरे लाल अपने कंधे का सहारा दे दे, जब खा न सकूं तो मेरे लाल अपने हाथ से एक निवाला दे दे। उम्र के चढ़ते पावदान पर जब मेरी आंखों से नींद गायब हो जाए तो लोरी सुनाकर एक थपकी से दे दे। अपने बच्चों के प्यार के दो बोल और मान सम्मान के अलावा माँ बाप को भला और क्या चाहिए? बहुत निस्वार्थ होता है माँ और बच्चों का रिश्ता। एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी जहान से टक्कर ले लेती है, लेकिन उसी बच्चे से मिला स्वाभिमान पर पाया कोई चोट पाकर वह बिखर जाती है। भावना दीदी ने भी क्या चाहा था अपने लाल से। बड़ी किस्मत वाली थी दीदी, जो बिन मांगे ही वह सब कुछ पा रही थी। इस उम्र में उन्हें भला चाहिए ही क्या था? मान सम्मान, सेवा और देखभाल के अलावा। पर अनजाने में ही बेटे के मुंह से निकल गए एक वाक्य ने उनके स्वाभिमान को इस तरह आहत कर दिया कि सब कुछ बिखर गया दीदी की जिंदगी में। सचमुच मुख से निकल चुके शब्द कमान से निकले तीर के समान होते हैं, जो घाव कर कर ही मानते हैं। उसके बाद तो लाख इलाज कर लो, जड़ी बूटी और चंदन का लेप लगा लो, पर उसका निशान तो मिटता नहीं है। भावना दीदी मेरी बड़ी नंद है, पर उनसे जो प्यार और अपनापन मिला है मुझे, उसके आगे नंद शब्द तो कहीं गायब ही हो गया है। दीदी मेरे लिए माँ या बड़ी बहन से कभी भी कम नहीं रही। अपनी हर छोटी बात और बड़ी बात जब तक मैं उन्हें बता नहीं लेती मुझे चैन ही नहीं आता। मेरा हर सुख और दुख, मेरी हर राज मुझसे पहले शायद उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए आता था। तभी तो मेरी हर परेशानी मेरे बताने से पूर्व ही वो जान जाती थी, और हमारी हर खुशी में हमसे ज़्यादा खुश हुआ करती थी। दीदी उम्र में से तो मुझसे बहुत बड़ी थी। वह 14 साल की थी जब इन्हें 1 साल का उनकी गोद में छोड़कर मेरी सासू माँ चल बसी थी। तब से एक माँ की तरह उन्होंने पाला था मुझे,
और मेरे आने पर मुझे भी उतना ही प्यार और वात्सल्य दिया था। भावना दीदी बहुत ही संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनका शांत और निश्चल स्वभाव सदैव मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार किया करता था। पर अचानक एक दिन उनके मूल स्वभाव के ठीक प्रतिकूल उनका व्यवहार देखकर मैं हैरत में पड़ गई। मेरे चचेरे देवर की शादी थी और हम शादी में जाने की तैयारियों में व्यस्त थे। मैंने शादी में पहनने के लिए घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े और बहुत सारे जरूरी सामान खरीदे और साथ में नई देवरानी के लिए मुंह दिखाई में देने के लिए सुंदर से टॉप्स और साड़ियाँ खरीदी। सब कुछ खरीदने के बाद भी मेरे मन में असमंजस बना हुआ था कि कहीं मेरे से कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्योंकि मैं कभी भी अकेले शॉपिंग करने जाती नहीं थी, हमेशा दीदी को साथ ही ले जाती थी। पर अब दीदी के घुटनों में उम्र के साथ साथ दर्द रहने लग गया था, जिसकी वजह से अब वो मेरे साथ हर समय बाजार जाने में असमर्थ थी। पर आदत से मजबूत घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले उनको फ़ोन कर दिया और कहा, दीदी मैं शादी के लिए सारी खरीदारी करके आई हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए प्लीज़ आप कल यहाँ आइए और सब कुछ देखकर अपनी राय दीजिए ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ। मेरी तो यह आदत दीदी जानती थी कि सब कुछ उन्हें दिखाए बिना मैं संतुष्ट होऊंगी नहीं, और जब तक वो सब कुछ देख नहीं लेंगी मैं सारा सामान पलंग पर ऐसे बिखेर कर रखूंगी। इसलिए वो कल सुबह सुबह ही मेरे घर आ गई और मुझसे पूछा, दिखा क्या क्या लाई है तू। मैं उन्हें एक एक करके अपना सारा सामान दिखाने लगी। सामानों का थैला खाली होते देख ही अचानक दीदी के भाव भंगिमा में बदलाव देखकर मैं पूछ बैठी, क्या बात है दीदी। कुछ भी नहीं, तू दिखा अपने सामान, और क्या क्या लाई है। बस और तो कुछ भी नहीं दीदी, सारा कुछ तो दिखा दिया। तूने अपने लिए साड़ी नहीं ली इस बार भी। मुझे क्या करनी है साड़ी दीदी, अभी पिछले साल विशु की शादी पर जो साड़ी ली थी वह अभी नई ही तो पड़ी है, 2-4 ही बार तो पहना है। शादी में सबके पहनने के लिए नए कपड़े ले लिए और खुद वही पुरानी साड़ी पहनेगी। कितने कार्यक्रम में वही एक साड़ी पहनती रहेगी तो। ठीक तो है दीदी, क्या फर्क पड़ता है, आखिर बजट भी तो देखना पड़ता है। मैंने सामान समेटते समेटते कहा, अपने लिए साड़ी खरीदने में ही तेरा सारा बजट बिगड़ जाता। बजट नहीं था तो सबके कपड़े इतने महंगे महंगे खरीदने की क्या जरूरत थी। थोड़ा 19-20 कर लेती तो क्या तेरी साड़ी की गुंजाइश नहीं बन जाती। दीदी के सर में आक्रोश भरा हुआ था। अब छोड़िए ना दीदी, आप भी तो बस मेरी साड़ी के ही पीछे पड़ गई। ये बच्चों के पहनने ओढ़ने के दिन हैं और बच्चों के पहनने ओढ़ने के दिन हैं। मैं पुरानी साड़ी ही पहन लूंगी तो क्या हो जाएगा, मैंने टालने के गरज से कहा। यह वही चप्पल है ना जो तू पिछले साल मेरे साथ खरीद कर लाई थी। साड़ी की बात बीच में ही छोड़कर दीदी मेरी लगभग घिस चुकी चप्पल पर अपनी नज़र गड़ा बैठी। ओहो दीदी, आप तो अचानक ही। पर मेरी बात अधूरी ही छोड़ काट कर दीदी जैसे बिफर पड़ी। अपने हिस्से की जिंदगी जी ले मेरी श्वेता, जब तक अपने वश में है अच्छा पहन ले और अच्छा खा ले, बाद में कोई नहीं आएगा तुझे लाड जताने और बढ़िया खिलाने पिलाने। कल को ये बच्चे नहीं समझने वाले कि तू अपने शौक मार मार कर उनके शौक पूरा कर रही थी। वे तो यही सोचेंगे कि तेरी औकात ही यही है, सस्ती साड़ियाँ और पुरानियाँ साड़ियाँ और चप्पलें पहनने की। तू आज जैसा पहनेगी कल तेरे बच्चे तुझे वैसा ही पहनाएंगे। तू आज जैसा रहेगी कल तेरे बच्चे तेरे बारे में वैसी ही धारणा बनाएंगे। पागल होती हैं औरतें जो घर परिवार के लिए त्याग के नाम पर अपना वजूद मिटा बैठती हैं, न अपनी इच्छाओं को पनपने देती हैं और न ख्वाहिशों को जन्म लेने देती हैं। और बदले में मिलता क्या है, आंसू और घुटन। हम पिता के घर में सोचते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं पिता पर, हम अपने शौक पति के घर में पूरा कर लेंगे, और पति के घर में महीने का बजट ही बनाते और बिगाड़ते रह जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं चलो बेटा हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा, हमारे शौक़ पूरे करेगा, तो बेटे की गृहस्थी में तो हम दूसरे दर्जे पर स्थापित हो चुके रहते हैं, जहाँ हमारा आकलन हमारे अतीत के दिनों के अनुरूप होता है, जब हम अपनी औलादों के शौक़ पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतों को परे कर दिया करते थे। दीदी की आंखें डबडबा रही थीं
और वह अचानक उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैं हतप्रभ सी बैठी रह गई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था दीदी को ये क्या हो गया है। पहले तो मैंने उनका व्यवहार ऐसा कभी नहीं देखा था। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित दीदी के मुंह से ऐसी बातें मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी थी, इसलिए मैं बहुत असमंजस में पड़ गई। वह अगर आज ऐसी बात कर रही हैं तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई बहुत बड़ा कारण होगा, और यह सोच सोचकर मैं परेशान होने लगी। मैं उठकर दीदी के पास गई और बोला, दीदी क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे डांटिए, पर आप ऐसे चुप मत बैठिए। मेरी बात सुनकर दीदी की आंखों में पानी भर आया और बोली, अरे पगली, तुझसे भला मैं क्या नाराज़ होंगी? तुझ में तो मेरी जान बसती है। जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव मैंने ही तो तुझे सिखाया है, दुनियादारी मैंने ही तो तुझे सिखाई है। इसीलिए मैं डरती हूँ कि मेरी सीख में कोई ऐसी कमी न रह जाए कि आगामी जीवन में तुझे कोई पश्चाताप रह जाए। बस इसीलिए शायद कुछ बेतुकी सी बात कर बैठी मैं। नहीं दीदी, आप इस तरह से कोई बात नहीं करती हैं कभी। कोई ना कोई कारण तो है, वरना हमेशा खुशी और अच्छी बातें करने वाली मेरी दीदी आज इस तरह की बात नहीं करती। मेरी बात सुनकर दीदी कुछ देर के लिए तो खामोश हो गई, फिर बोली, कोई बात नहीं है श्वेता, बस यही कहना चाहती हूँ तुझसे कि तू जी भर के अपनी ज़िंदगी जी ले। अपनी ज़रूरतों को ममता के चादर से ढककर मत सुला। बच्चों की हर तमन्ना पूरी कर, पर तू भी एक इंसान है, यह भूलने की गलती मत कर। मेरी तरह जब तक अपने हाथ में है अपने सारे अरमान पूरे कर ले। अपने जिन संतानों के लिए तू तिल तिल अपने शौक मार करके जी रही है ना, वो बड़े होकर तुझे रुपयों में नहीं तोलने वाले हैं। जो शौक है, जो श्रृंगार है, जो पहनने खाने का हौसला है, सब अभी की कमाई से ही पूरी कर ले। तो आज जैसा खाएगी, जैसा पहनेगी, कल तेरे बच्चे तुझे वैसा ही खिलाएंगे और पहनाएंगे। तू उन्हें कभी भी यह नहीं समझा पाएगी कि मैं मोटा अन्न खाना तेरी मजबूरी थी, तेरा शौक नहीं था। सस्ते कपड़े पहनना तेरी मजबूरी थी, तेरा शौक नहीं था। तूने पैसे उनके फल और मिठाइयों और चॉकलेट के लिए बचाए थे, अपने लिए नहीं। तूने कभी नहीं बता पाएगी कि ये सारी मजबूरी थी जिसने तुझे ऐसा जीवन जीने पर व्यतीत किया था। दीदी की बातें मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वह आज इस तरह की बातें कर क्यों रही हैं। इसके पहले तो उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की थी। हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, पौष्टिक आहार देने की बात करने वाली दीदी के मुंह से ऐसी बातें सुन सुनकर मैं बहुत हैरान हो रही थी। किसी न किसी की बात ने तो दीदी को बहुत चोट पहुंचाई है, यह बात तो मेरी समझ में आ रही थी। पर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी दीदी मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही थी। शाम को दीदी अपने घर चली गईं, पर उनकी बातों की वजह से मेरा मन बहुत अशांत हो चुका था। दीदी की परेशानी क्या है यह बिना मुझे सुकून नहीं मिलना था। दीदी के दो ही बच्चे थे, अरमान और गरिमा। दोनों की शादी हो चुकी थी। बहू और दामाद दोनों ही बहुत गुणवान और अच्छे थे। आखिर किसकी और कौन सी बात दीदी को ऐसी चुभ गई थी जिसकी वजह से उनकी विचारधारा में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया था कि वो आज इस तरह की बातें कर रही थी, और ये सारी बातें उनके व्यक्तित्व से किसी भी तरह से मेल नहीं खा रही थी। मैंने सोचा चलो एक दिन दीदी के घर जाकर अरमान और उनकी बहू से बात करूंगी, तब शायद कुछ पता चल सके। मैं दूसरे ही दिन दीदी के घर पहुंच गई क्योंकि मुझे चैन नहीं था असली बात जाने बिना। वहां मुझे पहुंचकर कुछ भी असामान्य नहीं लगा। दीदी की बहू शालिनी अपने काम में मशगूल थी। शालिनी अपने नाम के अनुरूप ही सौम्य और सुशील थी। मुझे देखकर हर बार की तरह मामी जी कहकर वह मेरे गले लग गई और इतने दिनों बाद आने की शिकायत करने लगी। मुझे भी उससे मिलकर बहुत अच्छा लगता था, एक अपनापन का एहसास होता था। मेरे आने की आहट पाने के बाद भी दीदी अपने कमरे से बाहर नहीं आई, तो मैंने शालिनी से उनके बारे में पूछा, तो उसने बताया कि मम्मी जी अपनी किसी सहेली के पास गई हुई हैं। मैंने फ़ोन करके दीदी को अपने आने की सूचना देनी चाहिए, तो शालिनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली,
मामी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मम्मी को थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लीजिएगा। शालिनी की बात सुनते ही मुझे एहसास हो गया कि मेरा शक गलत नहीं है। कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। दीदी ने नहीं बताया तो शालिनी ज़रूर ही उसी बारे में कुछ बात करना चाहती है। यही सोचकर मैंने फ़ोन रख दिया और मैं बोली, हाँ शालिनी, पिछली बार जब मैं दीदी मेरे घर आई थी तो उन्होंने जिस तरह की बात मुझसे की, मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और सच बताऊं तो आज मैं वही कुछ जानने के बारे में ही यहाँ पर आई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है दीदी के साथ कि उनकी बातों में इतनी ज़्यादा कड़ुआहट भर गई है। मेरी बात सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने मेरे सामने अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, मामी जी, अनजाने में अरमान से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसके प्रायश्चित का हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। अब ये न उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं मम्मी से, और न ही गलती ऐसी है कि कोई माँ यह कह सके कि जाने दे बेटा, जो हुआ सो हुआ, आगे ऐसा मत करना। अरमान के एक गलत वाक्य ने हमारे प्यार भरे रिश्तों पर स्याही उड़ेल दी है। हम मम्मी के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रह गए हैं। अब तो मुझे मम्मी की सेवा और देखभाल करने में शर्म सी आने लगी है। लगता है मम्मी सोचेंगे कि मैं कैसा दिखावा और नाटक कर रही हूँ। मामी जी, एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। हमारे रिश्तों में एक ऐसी पीड़ादायी दीवार खड़ी हो गई है जिसे तो अब मरकर भी नहीं गिराया जा सकता है। 7 महीने हो गए हैं उस बात को, पर घाव लगातार रिस रहा है। मामी जी, अब आप ही कुछ रास्ता निकालिए, नहीं तो पाप बोझ से हम सबका दम घुट जाएगा। हुआ क्या है शालिनी, मुझे पूरी बात तो बताओ। तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है तुमने और अरमान ने, जिसका इतना पछतावा होते हुए प्रायश्चित का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कहीं दीदी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाली कोई बात तो नहीं कर दी है तुम दोनों ने। शालिनी का चेहरा बिल्कुल स्याह था। उसने कहा, मामी जी, यह दीपावली के महीने की बात है। इतने खर्चीले त्योहार के महीने का खर्च हम बजट बनाकर करें तो ज़्यादा सहूलियत होगी। यही सोचकर मैं और अरमान महीने का बजट बना रहे थे। सारे ज़रूरी सामान, कपड़े, इन सब के साथ साथ घर की सजावट, सफाई, पटाखों, मिठाइयों और हर एक के कपड़ों के हम संभावित दाम लिखते जा रहे थे। मेरी और मम्मी की साड़ी के लिए पहले तो हमने 3-3 हज़ार रुपये लिखे। बाद में जब हमारा बजट ज़्यादा बढ़ा हुआ लगा तो हमने सामानों और दामों दोनों में कटौती करनी शुरू कर दी। सब कुछ कटते और लिखते जब इनकी नज़र हमारी साड़ियों के दाम पर पड़ी तो न जाने कैसे इनके मुंह से निकल गया कि माँ तो इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं पहनती हैं, उनकी साड़ी के दाम कम कर देते हैं। अगले ही पल मामी जी, ऐसा लगा जैसे काटो तो हमारे शरीर में खून न होगा। न जाने कब मम्मी वापस आ गई थी और हमें प्रसाद देने के लिए हमारे पीछे खड़ी थी। उन्होंने हमारी बात सुन ली थी पर कहा कुछ नहीं। चुपचाप हमें प्रसाद दिया और अपने कमरे में चली गई। हमारे ऊपर मानो तुषारपात हो चुका था। ये सिर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे, माँ कितनी स्वाभिमानी है यह मुझे अच्छी तरह पता है। हमारी इस बात को वह दिल से लगा लेंगे और अब हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। और सचमुच मामी जी, वही हुआ भी। हमने उनसे बार बार माफ़ी मांगी, बहुत माफ़ी मांगी और यह समझाने की कोशिश की कि हमारी बात को गलत अर्थ में न लें। ये तो केवल बजट ठीक करने के लिए ऐसा कह रहे थे, पर शायद मम्मी के दिल को बात बहुत लग गई थी। वो किसी भी हाल में हमें माफ़ नहीं कर पाएंगी। गलती तो मामी जी इनसे हुई ही है। अगर ये हम दोनों की साड़ियों के दाम कम करने की बात करते तो बात नहीं बुरी लगती, पर एक ही घर में पत्नी के लिए महंगी और माँ के लिए सस्ती साड़ी खरीदने की बात सुनकर भला कौन सी माँ को बुरा नहीं लगेगा। अब तो बात मुंह से निकल चुकी है। अब सिवाय पछताने और माफ़ी मांगने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हम माँ से हर तरह से क्षमा याचना कर चुके हैं, पर माँ कुछ भी नहीं कहती हैं। वो हमें बुरा भला कह देती, इन्हें अपनी कोख का कलंक कह देती,
या कुछ भी कह देती तो हमें सुकून मिलता, पर माँ ने कुछ कहना तो दूर, हमें हर महीने अपने राशन के खर्च के लिए 2,000 रुपये देना शुरू कर दिया है। आपको कैसे बताएं मामी जी कि जब मम्मी इनके हाथ में रुपए पकड़ाती हैं तो इनकी क्या दशा होती है। चाह कर भी इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाता है। ये कह नहीं पाते हैं कि माँ ये आप क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। उनके दिए सारे पैसे आज तक जैसे के तैसे रखे हुए हैं, पर हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उन्हें ऐसा करने से रोक पाएं। शालिनी के मुंह से सारी बात सुनते ही मेरे सामने पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो गई। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात चुभी है दीदी के दिल को, तभी वो मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी। मुझे दीदी का अतीत याद आने लगा। बिल्कुल मेरी ही तरह दीदी भी महीने का खर्च जोड़ तोड़ करके बिठाती रहती थी। उनके बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस न हो, यही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे याद आने लगा कि एक बार रिश्ते की एक शादी में दीदी ने भी मेरी ही तरह कई बार की पहनी हुई साड़ी पहनी तो जीजा जी ने उन्हें मेरे सामने ही डांटा था और कहा, हर शादी में एक ही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हो, दो चार अच्छी साड़ियाँ क्यों नहीं ले लेती हो। तब दीदी ने भरे गले से मुझसे धीरे से कहा था, तुझे क्या लगता है श्वेता, मुझे नई साड़ियाँ पहनने का शौक नहीं है, पर जब बजट में गुंजाइश नहीं लगती तो हर औरत अपनी ही ज़रूरत में कटौती करती है। अब मैं अरमान और गरिमा को तो पुराने कपड़े नहीं पहना सकती ना, बच्चों के ही तो दिन होते हैं खाने और पहनने के। फिर अरमान की पढ़ाई और गरिमा की शादी के लिए भी तो पैसे बचा कर रखने हैं। अपने ऊपर ही खर्च करती रही तो चार पैसे बचेंगे कहाँ से। फिर अचानक हंसती हुई दीदी बोली, चल तेरे जीजा जी की तो छोटी सी तनख्वाह है, पर अरमान को मैं बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। फिर मेरा बेटा अरमान मेरे अरमान पूरे करेगा। आज बच्चों के लिए शौक मार रही हूँ, कल बच्चे ही मेरे शौक पूरा करेंगे। मेरा मन बहुत भारी हो चुका था। दीदी के घर में जो कुछ भी हुआ था उसमें सुधार करने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। चोट माँ के स्वाभिमान को लगी थी, मैं क्या कर सकती थी उसमें। दीदी तो एक बेहद स्वाभिमानी महिला और माँ है, पर जो कुछ उनके साथ घटित हुआ है वह तो किसी भी माँ के साथ घटित होता तो शायद वह भी ऐसे ही प्रतिक्रिया करती। मुझे अब अपने घर में कही दीदी की एक एक बात का अर्थ समझ में आने लगा था कि वह क्यों मुझसे कह रही थी कि मैं कर्तव्य के नाम पर अपने अरमानों का गला न घोटती चलूं। मैं गई तो थी दीदी के घर, उनके घर चल रही समस्या की जानकारी करके उसका समाधान निकालने, पर सब कुछ सुन और जानकर मैं सन्न रह गई। दीदी से इस बारे में मैं कुछ बात कर पाऊंगी या उन्हें कुछ समझा पाऊंगी, इसका साहस नहीं कर पाती मैं अपने आप को पूर्णतया असमर्थ पा रही थी। इसलिए चुपचाप भारी मन से बिना दीदी से मिले ही मैं अपने घर की ओर लौट पड़ी। दीदी के घर में जो कुछ हुआ वह सोचते सोचते मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करने लगी। मेरे अंदर एक अंतर्द्वंद चालू हो गया। मैंने रिक्शे वाले को रिक्शा बाजार की तरफ मोड़ लेने को कहा। मैं अपने लिए मनपसंद साड़ियाँ, चप्पलें, चूड़ियाँ और मेकअप का सामान जी भर कर खरीद कर एक नई सोच और नई तरीके से जीवन जीने का निर्णय कर चुकी थी, जिसमें घर के बजट में मेरी ख्वाहिशें विलुप्त नहीं बल्कि अपने लिए स्थान बनाती नजर आ रही थी। बस इसके साथ ही मेरी आज की कहानी स्वाभिमान ख़त्म होती है। स्वाभिमान कहानी एक कहानी और की कड़ी की 5वीं कहानी थी। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। और मैं कमेंट बॉक्स में देखती हूँ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। RSD सर जी हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर, आप हमारे साथ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुंजन जी हैं, स्वागत है आपका। अंशु जी हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़ी। श्रीजन गोरखपुरी जी हैं, विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रशंसा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत प्रशंसा जी हमारे साथ कतर से जुड़ी हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। और स्मिता जी हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं विजयादशमी की। और
सक्षम श्रीवास्तव जी हैं, आपका भी बहुत आभार। प्रीति जी, आपका भी बहुत आभार साथ जोड़ने के लिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राजेश राज जी हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक कहानी आपको अच्छी लगी, मेरा बहुत सौभाग्य है। गुंजन जी ने लिखा है, स्वाभिमान की चोट दिखती तो नहीं है पर लगती बहुत तेज है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ जो चोट दिल को लगती है वो वाकई दिखती नहीं है और बहुत तेज होती है, बहुत गहरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अनुजा जी ने लिखा है, बहुत ही अच्छी कहानी, सच शब्दों के घाव कभी नहीं भरते और वो भी तब जब बात स्वाभिमान पर आ गई हो। बिल्कुल सही है। स्वाभिमान पर लगी हुई चोट बहुत गहरी होती है और दुख पहुंचाती है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रीति जी ने लिखा है, बहुत बहुत सुंदर जी, बहुत धन्यवाद। आज चूँकि दशहरा का त्यौहार है, दशहरा के पर्व में सभी व्यस्त होंगे और इस त्यौहार के दिन पर भी सब हमारे साथ जुड़े। हालांकि रोज़ की अपेक्षा आज बहुत कम लोग हैं, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि आज सभी लोग पर्वों में मशगूल होंगे। मुझे भी दशहरा का त्यौहार सेलिब्रेट करना है, तो मैं भी रोज़ की अपेक्षा थोड़ी जल्दी में हूँ। तो आप सबको एक बार फिर से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार हमेशा आपके जीवन में नई खुशियाँ और सुख संपदा संपन्नता लेकर आए। हम सब हमेशा अच्छे पथ पर चलें और बुराई को हराते हुए हमेशा सच और सच के साथ खड़े रहें। सच की विजय हो और बुराई हमेशा हारे, हम उसके साथ कभी न खड़े हों। बस इसी शुभकामनाएं और इसी तमन्ना, इसी आकांक्षा के साथ आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शुक्रवार हम फिर एक नई कहानी के साथ जुड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।